नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @SYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर महामैराथन क्लास है। दोस्तों, आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी करते हैं या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बेहद खास वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रत्येक दिन का एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। कहते हैं ना दोस्तों कि जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान नहीं लिया दोस्तों, तो उस लक्ष्य को अचीव करके ही रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर, जो कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ही बेहद साबित होने वाली है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं मापन चैप्टर से। तो दोस्तों, पहले जानते हैं मात्रक क्या होता है, भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशि पदार्थों का वह फिजिकल गुण होता है जिसका मापन किया जा सकता है और तथा उसकी माप को ही संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है। तो मात्रक दोस्तों किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, एक उसका संख्यात्मक मान और एक मात्रक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 किग्रा है, तो 2 उसका संख्यात्मक मान हो गया और किग्रा क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और भौतिक राशियों को मापने की 3 पद्धति प्रचलित है। कौन कौन है दोस्तों, तो सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति वो होती है दोस्तों जिसमें कि सीजीएस पद्धति सेंटीग्राम सेकंड होता है और एफपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकंड होता है और एमकेएस पद्धति मीटर किलो सेकंड होता है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे की महत्वपूर्ण प्रश्न मात्रक, मापन और मापक यंत्र के बारे में। तो स्टार्ट है दोस्तों, प्रमुख भौतिक राशि और उसके मात्रक क्या है इसको जानते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। पदार्थ का परिमाण मोल होता है और समतल कोण का मान रेडियन और घन कोण का मान स्टेरेडियन होता है। दोस्तों, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या दोस्तों 7 होती है। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है जिसके आधार पर और अन्य मात्रक प्राप्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक जो होता है दोस्तों, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, धारा हो गया और ज्योति तीव्रता और पदार्थ हो गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ताप का मात्रक क्या होता है, तो तापमान दोस्तों, ताप का मात्रक केल्विन होता है और तापमान को दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड में भी मापा जाता है। आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। और प्रकाश एवं प्रकाश चुंबकीय तरंगों का मात्रक क्या है, तो एंग्स्ट्रॉन में मापा जाता है। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में और रेडियो सक्रियता को बेकुरल में। और विद्युत धारिता किसमें मापी जाती है, तो फैराडे में विद्युत धारिता मापी जाती है। और प्रतिदीप्ति तीव्रता ल्यूमेन या ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर और दोस्तों एसएससी, बैंक, रेलवे, सारे एग्जामों में दोस्तों जिसमें साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो सारे क्वेश्चन का आप आंसर देते चलिए और नोट डाउन करते चलिए दोस्तों। विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्टमीटर। और चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो वेबर या वोल्ट होता है। और वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब बराबर बल बटावन क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। और लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो डायोप्टर में मापी जाती है। और लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर होता है दोस्तों, फर्मी मीटर। और लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो पारसेक होता है। पारसेक होता है दोस्तों लंबाई की सबसे बड़ी इकाई, जो कि एक प्रकाश वर्ष दोस्तों, एक पारसेक होता है 3.26 गुणित 10 घाते 16 मीटर होता है। यानी एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि ऊर्जा को दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापा जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन भी होता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। और अगला है दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ई बराबर एफ बाई
क्यू होता है दोस्तों वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत तीव्रता तो न्यूटन प्रति कूलाम्ब हो गया उसका मात्रक, और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर होता है, और गैस नियतांक जूल प्रति मोल होता है, और श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है तो डेका पॉइज होता है। और दोस्तों देखते हैं कि भौतिक राशि और उसका मात्रक और है दोस्तों कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें मापी जाती है तो न्यूटन प्रति कूलाम्ब में, और वैद्युत विभव को जूल प्रति कूलाम्ब या वोल्ट में मापा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कूलाम्ब मीटर में, और वैद्युत धारिता को फैराडे में मापा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध दोस्तों ओम मीटर होता है, और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी होता है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और चुंबकीयशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। उपकरण और उसके उपयोग दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट डाउन करते चलिए, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप दोस्तों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों उपकरण अल्टीमीटर में क्या मापा जाता है, अल्टीमीटर में क्या मापा जाता है दोस्तों तो उड़ते विमानों की ऊंचाई अल्टीमीटर में मापा जाता है। अमीटर दोस्तों, अमीटर क्या होता है तो अमीटर विद्युत धारा की तीव्रता मापने में अमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एनीमोमीटर क्या होता है दोस्तों तो एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है। आयोडियोमीटर दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापता है, और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। फैदोमीटर जो होता है दोस्तों वो समुद्र की गहराई को मापता है। क्या समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है तो फैदोमीटर है। और हाइड्रोमीटर जो होता है दोस्तों द्रव का अपेक्षिक घनत्व को मापता है। और बिस्कोमीटर, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, बिस्कोमीटर से क्या मापा जाता है तो द्रव की श्यानता मापी जाती है। और सिस्मोग्राफ दोस्तों भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। और जो पैमाना होता है दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापने वाले पैमाने का क्या नाम है तो रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। अगला है कि रिएक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापता है, और गैसीय नियतांक का मात्रक जूल प्रति मोल होता है, और श्यानता गुणांक का मात्रक टेका पॉइज होता है। और देखते हैं दोस्तों उपकरण, सॉरी दोस्तों वही रिपीट हो गया, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखते हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन जो कि आपको ऊपर बताया गया है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर देते चलिए दोस्तों। तो वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और जरूर ये आने वाले एग्जाम जितने भी हैं दोस्तों जरूर क्वेश्चन ये बनेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो आर्द्रता को मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर में क्या मापा जाता है दोस्तों तो हाइड्रोमीटर में अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, और बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और पायरोमीटर दोस्तों क्या होता है तो पायरोमीटर जो होता है दोस्तों वो तापमान को मापने के लिए, उस तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये विकिरण मापी यंत्र है दोस्तों, पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें से कौन अदिश राशि है। अदिश राशि दोस्तों जान लेते हैं। अदिश राशि और सदिश राशि दो तरह की राशियां होती है दोस्तों। अदिश जिसमें कि दिशा का ज्ञान न हो दोस्तों उसे अदिश राशि, उसमें परिमाण हो लेकिन दिशा का ज्ञान न हो उसे अदिश राशि। सदिश राशि वी राशियां होती है जिसमें परिमाण भी हो और दिशा का भी ज्ञान हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन अदिश राशि है तो अदिश राशि कौन है दोस्तों कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है दोस्तों अदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। वेग क्या है तो सदिश राशि है। बल दोस्तों बल भी सदिश राशि है, और त्वरण भी सदिश राशि है। तो वे राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो और दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे दोस्तों ये ध्यान रख लीजिएगा कौन कौन है तो जैसे द्रव्यमान हो गया, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, ताप और आयतन, ये क्या है दोस्तों अदिश राशियां हैं। अदिश राशि और सदिश राशि को ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि प्रतिबल की इकाई क्या है। प्रतिबल की इकाई क्या है तो प्रतिबल दोस्तों प्रतिबल बल बटा में क्षेत्रफल। प्रतिबल एकांक, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है तो पास्कल होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रतिबल दोस्तों प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं प्रतिबल कहते हैं। इसका मात्रक, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक दोस्तों पास्कल होता है, तो प्रतिबल का मात्रक भी पास्कल होता है। आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आयतन की इकाई, आयतन का एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट क्या है दोस्तों आयतन का मात्रक क्या होता है तो घन मीटर। द्रव्यमान बटा में आयतन दोस्तों, आयतन बराबर क्या होता है तो द्रव्यमान बटा में घनत्व होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। तो दोस्तों आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा तो घन मीटर होगा। आयतन का मात्रक क्या होगा दोस्तों घन मीटर होगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, इसका सीजीएस मात्रक भी पूछा जाता है। तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, आयतन का सीजीएस मात्रक दोस्तों घन सेंटीमीटर होता है। और दोस्तों ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है। और न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैसी राशि है तो अदिश राशि है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जूल होता है। और सीजीएस में दोस्तों ऊर्जा का मात्रक क्या होता है तो अर्घ होता है। और इसका अन्य मात्रक भी होता है दोस्तों, वाट सेकेंड भी होता है, वाट घंटा भी होता है, किलो वाट भी होता है ऊर्जा के अन्य मात्रक, ये भी ध्यान रखिएगा।
अगला और क्वेश्चन है दोस्तों कि समय का एसआई मात्रक क्या होता है। समय का सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। कौन कौन है दोस्तों मूल मात्रकों की संख्या, आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। मूल मात्रकों की संख्या कौन है, कौन कौन है। तो दोस्तों लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ का मात्रक मोल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और पॉइज दोस्तों किसकी इकाई है, पॉइज किसकी इकाई है, आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए दोस्तों। डायोप्टर किसने, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है दोस्तों, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। और एक गॉस कितने बराबर होता है, तो 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किसी संगीत यंत्र की तीव्रता, ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। संगीत यंत्र कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और दोस्तों चालकता का मात्रक क्या होता है, तो महो होता है। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है। और प्रदीपन का मात्रक क्या होता है, तो लक्स होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। आवृत्ति किस में मापी जाती है, तो आवृत्ति को मापने के लिए हर्ट्ज में प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति क्या होती है दोस्तों, तो माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति पूछा जाता है दोस्तों कि क्या होता है, आवृत्ति पर सेकेंड, 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और अर्घ किसका मात्रक है दोस्तों, सीजीएस में किसका मात्रक अर्घ होता है, आप इसका भी कमेंट में आंसर लिख के बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पराध्वनि गति का मापांक किस इकाई में होता है। पराध्वनि गति का मापांक किस इकाई में होता है, तो मैक में होता है दोस्तों, मैक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला रिएक्टर दोस्तों क्या होता है, तो भूकंप की तीव्रता को दोस्तों रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और नॉट दोस्तों चाल का मात्रक है, जो कि समुद्री समुद्री जहाज जो होती है, जो समुद्र में तैरती है दोस्तों, उसके द्वारा जो चली जाती है उसको नॉटिकल मील में मापा जाता है। तो एक नॉटिकल मील दोस्तों कई बार पूछा जाता है, एक नॉटिकल मील कितने किलो बराबर होता है, तो एक नॉटिकल मील 1.85 किमी के बराबर होता है। और रिएक्टर पैमाने पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला है कि न्यूटन किसका इकाई है। न्यूटन किसका इकाई है, तो न्यूटन बल की इकाई है दोस्तों। और चाल दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा में सेकंड होता है। आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर क्यूब होगा। और क्षेत्रफल दोस्तों, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। और एक न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर होता है, 10⁵ डायन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कि बार किसकी इकाई है, बार किसकी इकाई है, तो दोस्तों बार जो होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बार का प्रयोग किया जाता है, जिसे बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, जिसे बार भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, तो बार भी है दोस्तों। एक बार जो होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक बार कितने बराबर होता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक न्यूटन जो होता है दोस्तों, एक बार जो होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है। कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है, तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल होती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और कार्य क्या होता है दोस्तों, तो बल और बल की दिशा में विस्थापन को कार्य माना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की गतिशीलता, इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों, गतिशीलता श्यानता की इकाई है। किसकी इकाई है, तो दोस्तों पास्कल सेकेंड की इकाई है। श्यानता द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने क्रमशः दो परतों में होने वाले सापेक्षिक गति का विरोध करता है दोस्तों। क्या श्यानता क्या होता है, तो दो द्रव जो होता है दोस्तों उसमें दो परतों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। और तरल के इस गुण को ही क्या कहा जाता है, श्यानता कहा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। श्यानता केवल द्रव तथा गैसों के गुण होता है, ये पूछा जाता है दोस्तों। श्यानता किसका गुण है, तो द्रव और गैसों का गुण है, क्योंकि दोस्तों उसमें श्यानता जो होती है उसमें दो परतों आपस में सापेक्षिक गति का विरोध करती है। और श्यानता की इकाई क्या है, तो पॉइजली होती है, और इसे पास्कल सेकेंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राशि मात्रक जूल नहीं है। जूल किसका मात्रक नहीं है दोस्तों, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, उसमें ऊर्जा दोस्तों, उसमें का मात्रक भी जूल होता है। और सामर्थ्य दोस्तों क्या होता है, सामर्थ्य पावर P बराबर W/T होता है दोस्तों। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो 1 वाट दोस्तों किसके बराबर होता है, तो 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। कार्य करने की क्षमता को सामर्थ्य कहते हैं। अगला कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण दोस्तों I बराबर mr स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण I बराबर सॉरी दोस्तों I बराबर mr स्क्वायर होता है। तो मास और द्रव्यमान और
रेडियस, रेडियस का मात्रक मीटर स्क्वायर। सॉरी दोस्तों। जड़त्व का नियम, दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। बाद में इसका न्यूटन ने इसका विस्तृत वर्णन किया। दोस्तों जड़त्व का नियम, जैसे कि कोई वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहनी चाहती है। अगर वह गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, और वह स्थिर में है तो दोस्तों वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। तो यही जड़त्व का नियम है, जो कि पहले दोस्तों गैलीलियो ने इसका नियम दिया और न्यूटन ने इसका विस्तृत वर्णन किया। तो दोस्तों जड़त्व क्या होता है, तो आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब का मात्रक दोस्तों पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है, जो दोस्तों ब्लेज पास्कल, जो कि एक फ्रांसीसी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिजली में करंट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बिजली करंट एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, आप इसका फिर से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए दोस्तों, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। और दोस्तों न्यूटन बल का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मापन इकाई सीजीएस प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। माप इकाइयों की सीजीएस पद्धति में क्या परिभाषा है, तो दोस्तों सेंटीग्राम सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या होता है, सीजीएस दोस्तों, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो सेंटीग्राम सेकंड होगा। और एमकेएस पद्धति का दोस्तों तीन पद्धति होती है। भौतिक राशियों को मापने की कितनी पद्धति, तो तीन पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। सीजीएस में दोस्तों सेंटीग्राम सेकंड होता है। एफपीएस पद्धति का नाम है दोस्तों फुट पाउंड सेकंड होता है। और एमकेएस पद्धति क्या होती है, तो मीटर, मीटर द्रव्यमान सेकंड होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3600 जूल के बराबर होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसी शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता P बराबर W/T, पावर दोस्तों P बराबर W/T हो जाएगा। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता शक्ति होती है। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 3600 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट कितने बराबर होता है, कितने के बराबर होता है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट दोस्तों 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। अगला दोस्तों कि दूध की सघनता मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दूध की सघनता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये क्या हो जा रहा है, सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोमीटर में क्या मापा जाता है दोस्तों, हाइड्रोमीटर में द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर में। और दोस्तों बैरोमीटर में दोस्तों वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। अगला और हाइग्रोमीटर में दोस्तों क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय की आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रो और हाइग्रो, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कई बार। हाइड्रो में दोस्तों उसकी अपेक्षित घनत्व, किसकी, द्रव की अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर में, और हाइग्रोमीटर में वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कि रेडियो धर्मिता मापी जाती है। रेडियो धर्मिता किस में मापी जाती है, तो दोस्तों गीगर और मोलर काउंट में मापी जाती है। रेडियो धर्मिता का मात्रक गीगर मोल काउंटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस में मापी जाती है, तो आर्द्रता को दोस्तों हाइग्रोमीटर में और हाइड्रोमीटर में दोस्तों द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। थर्मामीटर में दोस्तों टेम्परेचर को मापा जाता है। थर्मामीटर दोस्तों तापमान मापने की एक स्केल होता है। अगला क्वेश्चन कि सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सागर की गहराई को मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यूडोमीटर क्या होता है दोस्तों, यूडोमीटर गैसों की मात्रा है दोस्तों, जबकि यूडोमीटर द्वारा गैस की मात्रा को मापा जाता है। और बैरोमीटर में दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और पेरियोस्कोप दोस्तों क्या होता है, तो पेरियोस्कोप के द्वारा एक प्रकाशिक यंत्र होता है। इसका उपयोग दोस्तों पनडुब्बी, युद्धपोत और क्रूज आदि को माप आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। टर्मिनल डाफ्टर वेदर रडार TDWR किस के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है। टर्मिनल डापलर वेदर रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों एम्पियर मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। 1 कूलाम प्रति सेकेंड की दर में आवेश प्रवाह की दर दोस्तों 1 एम्पियर होती है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। द्रव का जो घनत्व है मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो द्रव को घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पिक्नोमीटर में द्रव का घनत्व मापा जाता है। एनीमोमीटर में दोस्तों वायु का वेग मापा जाता है। और दोस्तों एनीमोमीटर में वायु का वेग और बेवामीटर में दोस्तों मिट्टी का
यांत्रिक गुण को मापा जाता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर या यूपी पुलिस या दोस्तों बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को सारे दोस्तों, भाइयों बहनों सभी में से शेयर कीजिए और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए। और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है? बीमा दोस्तों, बीमा क्या है? शक्ति P बराबर W/T दोस्तों। P बराबर क्या होता है? तो पावर, P बराबर W/T। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। तो W का मात्रक W बराबर F/D होता है दोस्तों। W बराबर क्या होता है दोस्तों? W बराबर हो जाएगा F/D हो जाएगा दोस्तों। F/D तो ये बल का मात्रक न्यूटन हो गया और डी का मात्रक मीटर दोस्तों। तो बल दोस्तों, बल का बीमा सूत्र होता है mLT का पावर -2 और विस्थापन दोस्तों। तो इसका शक्ति का मात्रक विस्थापन क्या हो जाएगा? शक्ति का दोस्तों बीमा सूत्र mL का पावर 2 और T का पावर -3 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है कि इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? प्रयोग हवा की बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर में दोस्तों हवा की बल और वेग को मापा जाता है एनीमोमीटर में। और स्पीडोमीटर में क्या मापा जाता है? स्पीडोमीटर में वाहनों का वेग को स्पीडोमीटर में मापा जाता है। लैक्टोमीटर में दूध का विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है। और थर्मामीटर में दोस्तों किसका मात्रक है? थर्मामीटर, तापमान के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि ध्वनि मापक यंत्र, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को दोस्तों किसमें मापा जाता है? ध्वनि का मात्रक, ध्वनि मापने का इकाई क्या है? तो डेसिबल में मापा जाता है दोस्तों। जबकि कैलोरी जो होता है उष्मा का मात्रक होता है। कैलोरी दोस्तों उष्मा का मात्रक होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। और फारेनहाइट ताप मापने का एक स्केल होता है। फारेनहाइट दोस्तों ताप मापने की एक स्केल का नाम है दोस्तों। अगला दोस्तों, अगला है कि BMI की गणना के लिए सूत्र कौन सा है दोस्तों? तो इसका दोस्तों यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया दोस्तों। तो BMI की गणना किस सूत्र के द्वारा किया जाता है? तो वजन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, किग्रा में प्रति लंबाई स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर में दोस्तों। तो BMI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो बॉडी मास इंडेक्स होता है। BMI का फुल फॉर्म दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स होता है, अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक दोस्तों। BMI का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर का द्रव्यमान सूचकांक। ये बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का जो भार है उसकी लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं, उसके द्वारा दोस्तों BMI का यूज किया जाता है, यानी वजन बटा में लंबाई यानी लंबाई स्क्वायर दोस्तों BMI। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, डेसिबल इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता को दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो डेसिबल है दोस्तों। मनुष्य का जो कान होता है 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर को सुन सकता है। और दोस्तों सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल होती है। कितनी होती है? 60 डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? भोजन ऊर्जा का दोस्तों, ऊर्जा को किस में मापी जाती है? कैलोरी। तो कैलोरी में। और ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम होता है। हर्ज दोस्तों, हर्ज क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक। हॉर्स पावर दोस्तों पावर का मात्रक होता है, जो कि शक्ति का मात्रक होता है। अगला है किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है? ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कौन है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है दोस्तों। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है दोस्तों। और बल क्या है? सदिश राशि है। ये भी इसका कारण है। अगला है कि वह कौन सी भौतिक मात्रक है? मात्रा है जिसका आयाम mL² T का पावर -2 होता है। क्या होता है दोस्तों? तो कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक जो हो जाएगा दोस्तों कार्य W बराबर F/D होगा। तो F का मात्रक दोस्तों mLT का पावर -2 होता है। mLT का पावर -2 और D का भी L हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? mL² T का पावर -2। कार्य का मात्रक। संवेग क्या होता है? तो संवेग द्रव्यमान और वेग को संवेग कहते हैं। संवेग का मात्रक द्रव्यमान यानी संवेग। संवेग क्या होता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा। और वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है यांत्रिकी से। क्वेश्चन है दोस्तों मैकेनिज्म से। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है? तो तेजी से होने का क्या कारण है? कुकर के अंदर जो होता है उच्च दाब क्या हो जाता है? उच्च दाब हो जाता है और उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक हो जाता है, जिससे तेजी से खाना पकने में सक्षम हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी
पिंड पिंड की की कार्य कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा ऊर्जा कहते कहते हैं। हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि क्योंकि किस कारण के द्वारा? तो पत्थर के टुकड़े जो होता है, पत्थर को पत्थर को लुढ़काने में लुढ़काने में किया किया गया गया कार्य कार्य और इसे उठाने की अपेक्षा कम कम होता है। होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीला लौ में प्रज्वलित हो जाता है? रासायनिक तो ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा दोस्तों न तो नष्ट की जाती है और न ही उत्पन्न की जाती है, एक रूप से उसको दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है कि नदियों का बहाव बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? गतिज तो ऊर्जा गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गतिज ऊर्जा दोस्तों क्या होती है? तो किसी वस्तु में गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? तो 1/2 mv² होता है, 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा दोस्तों mgh होती है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? जेट इंजन किस घटना के आधार पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो जेट इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंक विल्टकल ने 1937 में किया था। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि विसर्पिक घर्षण होता है। विसर्पिक घर्षण क्या होता है? सीमांत घर्षण, सीमित घर्षण से थोड़ा कम जो होता है उसे विसर्पिक घर्षण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। घर्षण दोस्तों क्या होता है? तो घर्षण एक प्रकार का बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्श गति का क्या करता है? विरोध करता है, जिससे हम लोग आसानी से चलते हैं। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच में अभिलंब पर निर्भर करता है। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि पृथ्वी की सतह पर चलने वाले वाहनों की गति, सतह तथा वाहनों के आधार पर बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव है। अगर घर्षण बल न हो तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण गति का विरोध घर्षण क्या करता है? तो गति के विरोध विरोध करता है। घर्षण दोस्तों गति का विरोध करता है। अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा, यानी गति के विरोध करेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि एक सरल लोलक की समय सीमा पर निर्भर करता है। सरल लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। टी बराबर आवर्तकाल टी बराबर 2π/L/g होता है। आवर्तकाल टी बराबर 2π√L/g होता है। तो सरल लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करता है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहते हैं? गति गति जो आवर्धी गति कहते हैं कि आवर्धी गति कहते हैं वह गति जिसमें कोई वस्तु एक पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ को खुद की गति को बार बार दोहराता है, उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, आवर्तीय गति कहते हैं, आवर्तीय गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन गति से। ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और आने वाले जितने भी एग्जाम में जरूर दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए दोस्तों। आज हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स के मैराथन क्लास। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? कृत्रिम उपग्रह के पास। तो कृत्रिम उपग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? तो मानव निर्मित एक उपग्रह होता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। यह वैज्ञानिकों द्वारा क्या होता है? बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने या पृथ्वी एवं संचार माध्यमों के लिए किया जाता है। इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थानांतरित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षक बल होता है। दो कणों के बीच, दो कण है उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद कहाँ गिरेगी? तो यात्री के हाथ में गिरेगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की ओर दिशा में गेंद फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथ में आकर गिर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन पे लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप इसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो इक्वेटर पर होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर, यानी इक्वेटर पर जी का मान सबसे कम होता है। और सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव पर। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, अर्थात व्यक्ति का भार ध्रुवों पर क्या होगा? अधिक एक- होगा। और जबकि इक्वेटर पर क्या हो जाएगा? कम कम हो जाएगा। भार बराबर होता है ना, भार बराबर W बराबर mg। तो m क्या होता है? g दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो जब g इक्वेटर पर होगा तो सबसे कम हो जाएगा, और पोल पर होगा तो g का मान अधिक हो जाएगा, तो इसलिए भार भी अधिक हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन मापता है। यदि वह व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर लिफ्ट से उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में क्या दर्शाया गया? भार क्या हो जाएगा? तो भार क्या हो जाएगा? तो 600 न्यूटन के समान ही हो जाएगा। 600 न्यूटन के समान ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लिफ्ट जाने पर दोस्तों क्या हो जाता है? ए का मान जो होता है, यानी त्वरण जो होता है, उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो त्वरण का मान 0 हो जाएगा। तो W बराबर mg प्लस ए होता है ना, W बराबर, यानी ऊपर की ओर गति करने पर लिफ्ट में mg प्लस ए होता है, mg प्लस ए, यानी गुरुत्वीय त्वरण और उसका खुद का त्वरण और इसका भार। अगला क्वेश्चन है कि ये अप्रयुक्त किताब 2 वर्षों के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया, यह किस एक का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। न्यूटन के प्रथम नियम क्या है? कि यदि कोई वस्तु स्थिर में है तो स्थिर में ही रहना चाहती है, अगर वो गति में है तो गति में ही रहना चाहिए। यही जड़त्व का नियम है ना, जड़त्व का नियम, ये गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का उदाहरण है। एक्शन और रिएक्शन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम के कारण, न्यूटन के प्रथम नियम से होता है। न्यूटन के प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु, न्यूटन के प्रथम नियम से कोई वस्तु अगर गति में है तो वो क्या करना चाहेगी? गति में रहना चाहेगी। अगर वह स्थिर में है तो स्थिर में रहना चाहते हैं, यानी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहते हैं। ये न्यूटन का जड़त्व का नियम है। अगला क्वेश्चन, पदार्थों के आणविक यानी पदार्थों के गुण और आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज के बारे में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो केक पकाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तन के कारण को हटा दिया जाए तो वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, पूर्व अवस्था में आ जाता है, ये भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ में पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? जल स्थानांतरण के सिद्धांत को खोजने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी यानी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होता है। भार में क्या होता है? कमी प्रतीत होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव की भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों। और उसके द्वारा कुछ भार, जब जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या होता है? कमी का प्रतीत होता है। भार में यह कमी या आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव की भार के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि एक जलयान पानी पर तैरता है, यह आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि लोहे की गोली होती है, उसका भार, लोहे की गोली जो होती है उसका भार जो होता है उसके द्वारा हटाए गए जल की भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाती है। जबकि जहाज का ढांचा ऐसा स्ट्रक्चर उसका बनाया जाता है कि जिसके कारण जल में डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज द्वारा लदी सामान की भार के बराबर होता है, जिससे जहाज पानी में तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ध्वनि से दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर आप इसको नोट डाउन करते चलिए। तो तरंग से देखते हैं दोस्तों। और यूपी पुलिस ऑपरेटर के लिए ये रामबाण क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है? ओजोन परत के द्वारा कौन सी
किरणें अवशोषित होती है, तो पराबैंगनी पराबैंगनी किरणें अवशोषित होती है। ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती रोकती है, है। रोकती है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर हो जाता है, दृष्टिहीनता होती है, त्वचा पर जलन होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती है दोस्तों। और दोस्तों इसका मुख्य कारण जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी हाइड्रोक्लोरोफिल कार्बन HCF और कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि से ओजोन परत का क्या हो रहा है, तो क्षरण हो रहा है। अगला है कि एक कंपित क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंग गति का उदाहरण है। किस तरंग गति का उदाहरण है, तो अनुदैर्ध्य तरंग गति का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग गति, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, तो वे तरंगे जो कंपन की दिशा में यानी कंपन की लंबवत गति करती है तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, और माध्यम के संचरण की दिशा में जो कंपन करती है तो उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है। तरंग दैर्ध्य को किसमें मापा जाता है, तो इसको मीटर में ही मापा जाता है। तरंग दैर्ध्य को दो लगातार तरंगों पर दो समान बिंदुओं के बीच मापी गई दूरी को परिभाषित करता है। इसमें क्रमागत एक शिखर होता है और एक गर्त होता है, यानी श्रृंग और गर्त होता है दोस्तों। तो उनके बीच की जो दूरी होती है उसमें क्या मापा जाता है, मीटर में। उसको ही दोस्तों तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर पर सेकंड है और इसका तरंग दैर्ध्य 35 सेमी है, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तो 2000 हर्ट्ज यानी 2000 हर्ट्ज हो जाएगी आवृत्ति। v बराबर n लेमडा होता है, v बराबर n लेमडा। तो लेमडा का मान 35 हो गया, यहाँ पर लेमडा का मान क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 तो नहीं 70 यानी 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 67 है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग नहीं किया जाता है। आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने आकाशीय क्षेत्रों में वायुयान का पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जाता है। और चमगादड़ द्वारा इसकी शिकार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का ही प्रयोग करते हैं। और जलपोत द्वारा समुद्र की सतह की गहराई ज्ञात करने में अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। और मानव शरीर में आंतरिक अंगों के दोषों का निदान करने में भी पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से, जैसे हो गया चमगादड़ अपने शिकार का पता लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है। किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है, तो निर्वात में यात्रा नहीं करते हैं। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि सबसे अधिक किस में चलती है, तो ठोस में, सबसे अधिक ठोस में चलती है। अगला है कि निम्नलिखित प्रकार में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होता है। तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा किसका होता है, तो रेडियो वेव का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किसका, रेडियो वेव का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किसका होता है, तो रेडियो तरंग का। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, गामा किरणों की खोज किसने की थी। देखो गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो पाल बिलार्ड्स ने दोस्तों, पाल बिलार्ड्स। और दोस्तों ये सबसे छोटी तरंग है, छोटी तरंगदैर्ध्य और उच्च वेधन क्षमता है। गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य छोटी तरंगदैर्ध्य है और इसकी वेधन क्षमता कितना है, सबसे अधिक है। क्षमता होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय विक्रियाओं में किया जाता है। किसका, तो गामा किरणों का। इसकी खोज किसने किया, पाल बिलार्ड्स ने। अगला है दोस्तों पैराबैंगनी किरणों। पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, तो रिटन ने की थी। और दोस्तों इसका प्रयोग अदृश्य लिखाई, अंगुलियों के निशान का पता लगाने व खाद्य वस्तुओं के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। पैराबैंगनी किरणों का। पैराबैंगनी किरणों की खोज रिटन ने किया, ये ध्यान रखिएगा। अवरक्त किरणों की खोज किसने किया था, तो हर्षले ने किया था। अवरक्त किरणों की खोज हर्षले ने। ये जो होता है अवरक्त किरणों का प्रयोग रोगियों की सेकाई तथा रिमोट कंट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है अवरक्त किरणों का। इंफ्रारेड और रेडियो तरंग में होती है दोस्तों लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। तो लघु रेडियो तरंग की खोज किसने की थी, तो हेनरी हर्ट्ज ने। और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की, मार्कोनी ने। तो रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो टीवी के संचारण में किया जाता है, संचारण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है। कौन सा है, तो लोहा एक ध्वनिक पदार्थ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोहा धातु से उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकार की ध्वनि को अनुनादित ध्वनि कहा जाता है। धातुओं में यह अभिलाक्षणिक गुण होता है। यही कारण है कि मंदिर या स्कूल के जो घंटे होते हैं आदि धातुओं के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि धातुओं में यानी ध्वनि की चाल अधिक हो जाएगी। यानी अगला क्वेश्चन है कि एक समान प्रवस्था में कंपन या माध्यम में किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंग गति के समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की जो दूरी होती है, दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किस कलर का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो नारंगी रंग का सबसे अधिक होता है। किसका? नारंगी रंग का सबसे अधिक होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है? तो बैंगनी भी बियोर। तो बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। और प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसके कारण सॉरी दोस्तों, इसका किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा? तो यहाँ पर तो नारंगी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे अधिक किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन भी सबसे अधिक होता है। लाल रंग जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक का प्रकीर्णन सबसे कम, सॉरी दोस्तों, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और उसके बाद किसका आता है? तो नारंगी रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। रंगदैर्ध्यों का क्रम दिया गया है दोस्तों। लाल रंग, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, हरा, नीला और जामुनी, उसके बाद बैंगनी रंग है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है दोस्तों? 3 × 10 की घात 3 8 गुणित मीटर पर 10 सेकंड। घाती 8 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। एफएम प्रसारण किसके बीच होता है? VHF रेंज। VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच होता है। इसका रेंज जो होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। VMF एफएम प्रसारण जो बैंड होता है उसका रेंज होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों से सभी में से शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो ध्वनि की गति किस में सबसे तेज हो लोहा। जाएगी? लोहा में सबसे अधिक तेज हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः प्रत्यास्था तथा उसकी घनत्व पर निर्भर करती है। जैसे कि गैसों में सापेक्षिक द्रवों की प्रत्यास्था अधिक होती है और ठोसों में सबसे अधिक उसका होता है। यही कारण है कि द्रव में ध्वनि की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। द्रव में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक ठोस में होती है। और निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 0 होता है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होता है। और वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया गया है? कितने माप के रेंज को? तो 80 डेसिबल से अधिक, 80 डेसिबल से 80 डेसिबल यानी कंपन करने वाली वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या करती है? कंपन करने वाली जो वस्तु होती है ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि की तीव्रता जब अधिक होती है तब हमारे कानों को क्या लगती है? अप्रिय लगती है। इस वांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि की जो सामान्यतः इकाई होती है वो डेसिबल होती है। और दोस्तों ध्वनि जो साधारण श्रोता यानी साधारण स्रोत यानी ध्वनि का जो स्रोत होता है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 30 डेसिबल से 40 डेसिबल तक की साधारण बातचीत होती है। और जोर से जो बातचीत होती है उसकी डेसिबल कितनी होती है? तो 50 से 60 डेसिबल होती है। और ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इसकी जो तीव्रता होती है 90 से 100 डेसिबल के बीच होती है। और सायरन की 110 से 120 के बीच। जेट विमान की 140 से 150 होती है। और मशीन गन्स की 170 होती है। और मिसाइलों की 180 होती है। 80 डेसिबल से अधिक जो शोर होती है, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या होती है? तो सुपरसोनिक को मैक में मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सुपरसोनिक स्पीड को किस में मापा जाता है? मैक में। यानी मैक क्या होता है? कि वस्तु की गति बट्टा में माध्यम में ध्वनि की गति को कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 78 की निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? तो 100 हर्ट्ज तक की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों भाइयों बहनों सभी में से शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसका अगली वीडियो पाने के लिए आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।